नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम शाहरुख खान जी के बेटे आर्यन खान की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति विशेष की हम तारीफ कर रहे हैं या उसके अवगुणों को बता रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये चीज पहुंचे और समझ में आए कि ऐसे क्या योग कुंडली के अंदर बन जाते हैं कि एक अवस्था में सब कुछ ठीक होने के बाद ही भी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि जो समय बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो दोस्तों, आज इनकी कुंडली का, आर्यन खान की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए तो, और पसंद आए तो वीडियो बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक टाइम से पहुंचते रहें। दोस्तों, आर्यन खान का जो नेट से समय प्राप्त हुआ है वो 13 नवंबर 1997 दिन के 2 बजे का समय है और दिल्ली का इनका जन्म है, जन्म स्थान दिल्ली। ये विवरण नेट से प्राप्त हुआ है। पुनः बोलना चाहूँगा कि प्रमाणित तौर से नहीं कहा जा सकता ये कितना सही है कितना गलत, लेकिन जो स्थितियाँ इस टाइम आर्यन खान के साथ बनी हुई हैं वो ये दर्शाती है कि शायद ये समय सही है। दोस्तों, आर्यन खान का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ। अश्विनी नक्षत्र जो कि मूल नक्षत्र कहा जाता है, मतलब मूलों में इनका जन्म हुआ। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं जो कि बहुत अनिश्चितता वाले छाया ग्रह हैं। दोस्तों, केतु देव इनके लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में केतु के हमेशा मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत शुभ परिणाम तो यहाँ नहीं कहे जा सकते। हाँ, व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक है तो केतु देव हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि राहु देव क्रूर ग्रह हैं, वहीं केतु देव बेहद शुभ ग्रह हैं, लेकिन आध्यात्म के कारक हैं। आध्यात्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं। तो आध्यात्मिक अगर व्यक्ति है तो केतु देव के बहुत शुभ परिणाम देखने को हमेशा मिलेंगे। वहीं लग्न के स्वामी शनिदेव धन भाव में बैठे हुए हैं। ये धन भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भाव भी है, खान पान भी यहीं से देखा जाता है। तो लग्न के स्वामी का धन भाव में बैठना एक अपने में राजयोग है। ऐसा व्यक्ति, धन की तो कोई कमी उसके पास हो नहीं सकती। वहीं शनिदेव की एक राशि व्यय भाव में है। व्यय भाव में होना ये बताता है, जबकि वो खुद धन भाव में बैठे हुए हैं, कुटुंब के भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुटुंब को धन से संबंधित काफी व्यय करने पड़ते हैं, जहां के गुरुदेव अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो धन संबंधित व्यय ये दिखाता है कि लग्नेश का धन में बैठना, जबकि एक राशि उनकी व्यय भाव में है। वहीं दोस्तों, चंद्रमा का तृतीय में होना, जबकि छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी का पराक्रम भाव में बैठना, छोटे भाई बहनों के स्थान में बैठना अशुभ नहीं है। साथ में देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि इनके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा
अशुभ नहीं होता, शुभ ही होता है, तो यहां चंद्रदेव भी शुभ परिणाम ही देंगे। वहीं दोस्तों, पत्नी के स्थान पे राहुदेव का होना यह दर्शाता है कि पत्नी से अनबन रहेगी, मनमुटाव बने रहेंगे, ऐसा राहु का यहां बैठना बताता है। राहुदेव क्रूर ग्रह हैं, तो ये बताता है कि पति पत्नी में सामंजस्य की कमी रहेगी। वहीं दोस्तों, सूर्यदेव का भाग्य भाव में बैठना तुला राशि में, तुला राशि में सूर्यदेव का भाग्य स्थान पर बैठना, जहां की सूर्यदेव नीच के हैं। जाहिर सी बात है, नीच का ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता। ये भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, पिता को दशम से और नवम दोनों जगह से देखा जाता है, तो पिता के लिए भी ये कष्टकारी हो जाता है। वहीं दोस्तों, बुध देव का दशम में बैठना, बुध देव पंचम के और अष्टम के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी मतलब ये रंगमंच का भी स्थान है, तो इनका कैरियर फिल्मों में हो सकता है, क्योंकि रंगमंच यहीं से देखे जाते हैं। रंगमंच के स्वामी का दशम में मतलब कर्म स्थान में बैठना ये बता रहा है कि इस क्षेत्र में ये जा सकते हैं। वहीं बुध देव की एक राशि अष्टम में है। अष्टम स्थान जो कि मारक स्थान है, खराब स्थान है, तो फिर वही दशम स्थान पिता के लिए भी देखा जाता है, तो इनकी बुध देव की एक राशि अशुभ स्थान पे आना पुनः पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। खास तौर से हमेशा ऐसा नहीं होता कि पिता के लिए पूरा जीवन कष्टकारी रहेंगे, लेकिन जब भी सूर्य की या बुध की दशा चलेगी, उस समय ये प्रभाव अधिक हो जाता है। दोस्तों, व्यक्ति जीवन में जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी अंतिम सांस होती है, तब तक वो स्वतः कुछ भी नहीं करता। एक बच्चा जो जन्म लेता है, जब वो पहली बार आंख खोलता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो एक संपन्न परिवार में उसने आंखें खोली हैं या बेहद गरीब परिवार में उसने आंखें खोली हैं, जबकि उसने उस समय तक कोई अच्छा बुरा काम नहीं किया होता, अभी तो उसने जन्म ही लिया है। जो भी हमारे साथ पूरे जीवन में घटित होता है, वो हमारे ग्रहों के प्रभाव से घटित होता है। ये हमारा प्रारब्ध है। जो हम काम पूर्व जन्म में करके आए हैं, उनके फल देने के लिए ये कुंडली बनी होती है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमने पूर्व जन्म में कितने शुभ और कितने अशुभ काम किए हैं। तो जन्म कुंडली हमारे पूर्व जन्म को दर्शाती है। जो कर्म हमने पूर्व जन्म किए हैं, उसी हिसाब से ग्रह अपना स्थान ग्रहण करके हमें उनके फल देते हैं। वहीं दोस्तों, मंगल और शुक्र का आय भाव में इच्छा पूर्ति के स्थान पे एक साथ होना यह दर्शाता है शुक्रदेव हैं स्त्री के कारक, वहीं मंगल देव हैं पराक्रम के कारक, सेनापति हैं। स्त्री का और पराक्रम का एक साथ होना किसी पुरुष की कुंडली में यह दर्शाता है कि स्त्री को पाने की किसी भी हद तक व्यक्ति कोशिश करेगा। वहीं से इन दोनों की दृष्टि पंचम पर, पंचम भाव जो कि लव रोमांस का भाव है, सेक्स का भाव है, तो सेक्स के प्रति इस व्यक्ति का रुझान बहुत ज्यादा होगा। ऐसा मंगल और शुक्र की युति 11वें भाव में बैठ के ये बताती है।
वहीं गुरुदेव का व्यय भाव में बैठा होना, गुरुदेव यहां ज्यादातर शुभ परिणाम नहीं देते। गुरुदेव जो कि बहुत सौम्य ग्रह हैं, बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन 12th हाउस ये भाव ऐसा है जहां गुरुदेव कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देते। यहां वो नीच की ओर हो गए। मकर राशि, 10 नंबर का मतलब मकर राशि, मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं। तो नीच का ग्रह शुभ परिणाम नहीं देता। तो दोस्तों, सूर्य का और गुरु का दो प्रमुख ग्रह हैं हमारी कुंडली के जो नीच के हैं, लेकिन गुरुदेव का भी नीच भंग है और सूर्यदेव का भी नीच भंग है। लेकिन ये स्थान गुरुदेव के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ में ये स्थान व्यय का है, खर्चों का है, विदेश यात्राओं को भी यहां से देखा जाता है। साथ में जेल यात्रा भी ये स्थान बताता है। अगर कोई ग्रह यहां पे नीच का है तो जेल यात्रा का योग भी बन जाता है, जो कि सिचुएशन आर्यन के साथ है। नीच भंग होने के बाद भी शुभ परिणाम न मिलना, इस समय इनके ऊपर सूर्य की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है। लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं बेहद खराब है। मुख्य वजह उसकी सूर्यदेव है 27 डिग्री 10 मिनट 59 सेकंड पे, जो कि काफी वृद्ध अवस्था है। वृद्ध अवस्था का मतलब सूर्यदेव में बल नहीं है। जब महादशा नाथ के ऊपर यह देखने में आता है कि उन पर बल नहीं है, तो वो शुभ परिणाम देने योग्य नहीं होते। साथ में नीच भंग दोनों का है, लेकिन फिर भी नीचत्व रहता है। तो दोनों महादशा भी नीच के और अंतर्दशा भी नीच के, जिसमें व्यय भाव, जेल यात्रा का भाव, तो ऐसे योग ऐसे समय में बन जाते हैं। जबकि नववांश में हम देखें तो नववांश में सूर्यदेव चतुर्थ में आ गए हैं। चतुर्थ भाव शुभ भाव है और गुरुदेव वहां उच्च के हो गए हैं। तो ये स्थिति नववांश में जो है इन दोनों ग्रहों की, जिनकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, ये बताती है कि ये कष्ट का पीरियड आगे चल के ठीक होगा, बहुत लंबा शायद ना चले। तो दोस्तों, मुख्यतः बताने का तात्पर्य इस पत्रिका यही है कि हम जब कुंडली को देखते हैं और खुद समझने लगते हैं, जो आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है जन्मपत्री में, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट है, वही लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे। जो लोग देख के ये समझ लें कि कुछ दशाएं हमारे जीवन में ऐसी आ जाएंगी आगे चल के जो अशुभ हैं, तो हमें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये है आर्यन की कुंडली का विश्लेषण। बाकी इनके साथ क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।